नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष थपलियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी ट्रैक फाइनेंशियल प्लानर्स। रिटायरमेंट प्लानिंग सीरीज में इंट्रोडक्शन के बाद ये चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक है एन्युटी या पेंशन के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बिल्ड करें। रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने का ये तीसरा पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम तीसरे और चौथे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का तीसरा पॉइंट है डिज़ाइन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट में न करें। आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें। उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कम से कम 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट रखें जिनमें आप इन्वेस्ट करें और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट मिक्स या कॉम्बिनेशन बनाएं। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को रिस्क एपिटाइट का मतलब मालूम होगा। जो लोग रिस्क एपिटाइट के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन के रूप में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम एक सिंपल 3 स्टेप फॉलो करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है कि आपको इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट चूज़ करने हैं। नंबर 2 है कि आपको रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्टर की कैटेगरी चूज़ करनी है, ए, बी और सी। इसमें हम ए में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रखेंगे, बी में हम मॉडरेट इन्वेस्टर रखेंगे और सी में हम एग्रेसिव इन्वेस्टर रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पे भी आ रही होंगी, तो आप वहाँ से भी उसको समझें। अब जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका जो कैपिटल है वो सेफ रहे और उसके ऊपर उसको जो है रिटर्न्स जनरेट हों। इसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप है वो है मॉडरेट इन्वेस्टर। मॉडरेट इन्वेस्टर का मतलब है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है और नहीं वो बहुत कम रिस्क लेना चाहता है, यानी 50-50। उसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप है वो है एग्रेसिव। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का मतलब ये हुआ कि ये लोग हायर रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेने को तैयार हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट मिक्स या कॉम्बिनेशन तैयार करना है। यहाँ पर मैं अगर अब तक की बातों को अगर कंपाइल करूँ तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मिक्स लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट लिए हैं। नंबर 1 पीपीएफ, नंबर 2 एनपीएस एंड नंबर 3 म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर मैंने इनकी 2 कैटेगरी बनाई है। एनपीएस और पीपीएफ को मैंने एक कैटेगरी में रखा है और म्यूचुअल फंड को मैंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो दूसरा स्टेप फॉलो किया वो था टाइप ऑफ इन्वेस्टर। तो ए वाला जो इन्वेस्टर है हमारा वो है कंजर्वेटिव, बी वाला जो इन्वेस्टर है वो हमारा मॉडरेट है और सी वाला जो इन्वेस्टर है वो हमारा एग्रेसिव है। अब जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट मिक्स है वो हमने बनाया है कि कैटेगरी 1 जो कि एनपीएस और पीपीएफ की है उसमें वो 60 to 70% इन्वेस्ट करेगा और म्यूचुअल फंड में 30 to 40% इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद जो सेकंड टाइप इन्वेस्टर है मॉडरेट, उसके लिए हमने जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है यानी कि एनपीएस, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड, उन दोनों ही कैटेगरीज में वो 50-50 का इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जो हमारा सी टाइप इन्वेस्टर है यानी कि एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है उसके लिए हमने कैटेगरी 1 में 30% का एलोकेशन रखा है और कैटेगरी 2 में 70% का एलोकेशन रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरी 1 में एनपीएस, पीपीएफ में वो 30% इन्वेस्ट करेगा और म्यूचुअल फंड यानी जो सेकंड कैटेगरी है उसमें वो 70% अपना इन्वेस्ट करेगा। अब इसी बात को अगर हम एक एग्जांपल से लें कि माना कि वो व्यक्ति पर मंथ अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो 3 से 4,000 रुपये म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करेगा और 6 से 7,000 जो है वो आपका एनपीएस और पीपीएफ में इन्वेस्ट करेगा। अगर वो मॉडरेट
इन्वेस्टर है तो वो दोनों ही कैटेगरीज में 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेगा। और अगर वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वो एनपीएस पीपीएफ यानी जो कैटेगरी 1 है उसमें 3,000 इन्वेस्ट करेगा और जो म्यूचुअल फंड है उसमें 7,000 इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही अपना पोर्टफोलियो बनाना है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, मगर यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन उठता है कि आखिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत क्या है। अब यूँ तो ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, पर यहाँ पर अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो 2 कैटेगरीज मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिज़ाइन में आपसे डिस्कस की थी, उन्हीं के बेसिस पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी लेते हैं और उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में वो जो इन्वेस्टर है उसने एक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम एक अपना पुराना एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है और यहाँ पर रेट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने 12% माना है और हमने ये भी अज्यूम किया है कि वो एट द एज ऑफ 60 रिटायर होगा। तो अगर वो 4,000 रुपीज़ पर मंथ अगर इन्वेस्ट करता है तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो लगभग 2,56,00,000 रुपये होगा। ये आप अपनी स्क्रीन पे एग्जैक्ट अमाउंट के लिए देख सकते। अब हम वापस आते हैं अपने सवाल पे कि हमको आखिर पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत क्या है। अब माना कि ये व्यक्ति इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। अब इक्विटी का जो बेसिक नेचर होता है वो ये होता है कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी जो होती है बहुत ही वोलेटाइल होती है और उसकी जो रिटर्न्स होती हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। दोस्तों हमें ये मानने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए कि हम में से ज़्यादातर लोग, मैं कह सकता हूँ कि 90% लोग केवल रिटर्न देखकर ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न देखकर ही उससे एग्ज़िट होते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर भी अगर इस व्यक्ति ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो जाहिर सी बात है उसने ये सोचा होगा कि इसमें उसको वो रिटर्न मिलेगी जिससे कि उसका वो लॉन्ग टर्म का टारगेट पूरा हो सकता है। अब सोचिए कि उसके एंट्री करते ही या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव में होने की बजाय अगर नेगेटिव में ही रहे तो जाहिर सी बात है कि उसके मन में एक डिसअपॉइंटमेंट आएगी, एक नेगेटिविटी आएगी। इसी बीच अगर हमारी इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म न कर रही हो तो हो सकता है कि हमारे पोर्टफोलियो में और भी नेगेटिव रिटर्न आ जाएं और हो सकता है कि इस स्थिति में वो व्यक्ति पैनिक हो जाए और वो इस इंस्ट्रूमेंट से एग्ज़िट कर जाए। अब आप सोचिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पास इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इक्विटी के अलावा और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि उसको इतनी अच्छी रिटर्न मिल सकती है। और अगर इसी इंस्ट्रूमेंट से ये व्यक्ति बाहर हो जाए तो लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट करने का उसका सपना था, उसके पास जो मौका था, वो उसने खो दिया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया। अगर उसने एक पोर्टफोलियो बनाया होता तो उससे पता लगता कि अगर किसी मार्केट साइकिल में एक इंस्ट्रूमेंट ने परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि उसका दूसरा इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर लेता, तो उसके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता वो ओवरऑल नेगेटिव नहीं होता। अब यहाँ पर जो दूसरा केस है वो है एनपीएस और पीपीएफ का। अब आप जानते हैं कि एनपीएस और पीपीएफ में जो रिटर्न्स आती हैं वो मोर और लेस जो हमारी इन्फ्लेशन होती है उससे केवल 1-2% ही ऊपर आती हैं। अब इससे पहले कि हम इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बात करें, हम यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है सेम जिसकी उम्र 25 साल है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8.5% है और उसने 4,000 रुपये पर मंथ जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया और वो भी 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है। तो यानी उसका भी जो मैच्योरिटी होगी वो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट 60 पे ही होगी। तो अगर 60 ईयर्स आ जाता है तो उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो लगभग 1,03,00,000 के लगभग होगी। ये आपके अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो अब आप देखिए दोस्तों कि एक व्यक्ति है जिसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और उसने जो प्रोजेक्टेड रिटर्न अपनी निकाली तो उस हिसाब से उसका जो कॉपस था वो 2,56,00,000 के लगभग था। और यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है उसने
एनपीएस और पीपीएफ में इन्वेस्ट किया और उसका जो कॉर्पस है वो केवल 1,03,00,000 के लगभग आ रहा है। अब आप सोचिए कि रिटायरमेंट के फेज़ में अगर आपका कॉर्पस 50% अगर हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो लाइफ स्टाइल है आफ्टर रिटायरमेंट वो भी 50% हो जाएगा। अगर आप ये एज्यूम करके बैठे थे कि आज के हिसाब से आपकी जो रिटायरमेंट की जो इनकम होगी वो 20 से 25,000 रुपये महीना होगी, तो आप मान के चलिए कि आप वो 10 से 12,000 रुपये महीना होगी। तो इसका मतलब है कि आपको हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 से 12,000 रुपये में आपका गुजारा चल ही जाए। अब इससे यहाँ पर एक बात तो साबित हो गई है कि अगर लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा कॉर्पस बनाना है तो इक्विटी का पोर्शन तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, बिना इसके आपका कोई गुजारा नहीं है। अब हम आते हैं अपनी पहली पॉइंट की तरफ कि अगर उसने एनपीएस और पीपीएफ में ही केवल इन्वेस्ट किया और इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया तो उसकी जो रिटर्न्स होगी वो 8 से 8.5% के बीच होगी, जो बड़ी मुश्किल से इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगी। तो इस हालत में वो आखिर अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर पाएगा। अब यहाँ पर फिर उसको उस 2,56,00,000 के कॉर्पस के लिए आप समझ सकते हैं कि आप उसको पर मंथ अपना कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। ये हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, हमारे एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है, हमारे बाकी कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो वहाँ पर 4,000 इन्वेस्ट कर रहा था तो यहाँ पर 8,000 कर दे, क्योंकि ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। हम अपनी इन्वेस्टमेंट केवल एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकम का बढ़ना पूरी तरीके से हमारे हाथ में नहीं होता है। दोस्तों, इन दो एग्जाम्पल से अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर आप केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि इक्विटी शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल होती है, उसकी रिटर्न्स जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो अगर स्टार्टिंग में रिटर्न उसकी अगर नेगेटिव में चले जाए तो लोग उससे एग्जिट कर जाते हैं और जिससे एक बड़ा कॉर्पस बनाने का अपॉर्चुनिटी वो खो देते हैं। और अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट यानी एनपीएस पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो रिटर्न्स होती हैं वो इतनी नॉर्मल होती हैं, इन्फ्लेशन से जस्ट ऊपर होती हैं कि उससे आप केवल इन्फ्लेशन को जैसे तैसे बीट कर सकते हैं, मगर एक बड़ा कॉर्पस नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको एक कॉर्पस बनाने के लिए आपको एक ऐसी रिटर्न्स चाहिए जिसमें कि स्टेबिलिटी भी हो और जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूती भी दे। तो वो तभी संभव हो सकता है जब आपके एक पोर्टफोलियो में 3-4 इंस्ट्रूमेंट हों और आपने मार्केट साइकिल के हिसाब से उनमें इन्वेस्ट किया हो। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है बी कॉशियस ऑन ऑब्लिगेशन और लोन्स। इससे पहले कि मैं इस पॉइंट को इलेबोरेट करूं, मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट जल्दी करें, रेगुलर करें और लॉन्ग टर्म तक करें, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस या बड़ा कॉर्पस बनाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो आप इसको एक मंत्र की तरह समझें और इस पर एक्ट करें। अब आते हैं इस पॉइंट की ओर। दोस्तों, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जर्नी होती है उसमें जो सबसे बड़ा विलन होता है वो होते हैं ये ऑब्लिगेशंस, ये लोन। इन लोन्स की वजह से ही हमारे जो फाइनेंशियल कमिटमेंट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई नई ऑब्लिगेशन या कोई नया लोन लें तो सबसे पहले अपने इनकम, अपने एक्सपेंस दोनों को भली भांति देख लें, उनकी स्टडी कर लें। उसके बाद आप ये देखें कि क्या कोई ऐसा प्रोविज़न आपके पास है जिससे आप इस लोन की ईएमआई बिना इन इन्वेस्टमेंट या बिना इन एक्सपेंस को डिस्टर्ब किए हुए दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बेशक आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको आपके जो फाइनेंशियल कमिटमेंट हैं उनमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, तो मेरी आपसे बिल्कुल गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करने की सोचें भी मत, क्योंकि मेरे नज़र में किसी एसेट को वो भी लोन से क्रिएट करना और वो भी एक दूसरे एसेट की कीमत पर बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। दोस्तों, ये आपके जो सपने हैं उनको प्रभावित कर सकता है। आपने अपने लिए जो सपने देखे हैं रिटायरमेंट के, ये उन पे ग्रहण लगा सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब भी आप कोई लोन लें या कोई नई ऑब्लिगेशन लें तो अच्छी तरीके से सारे विकल्पों पर विचार कर लें और ये देखें कि क्या ये आपके लिए ज़रूरी है, क्या आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मगर मैं आपसे
फिर भी यही कहूँगा कि किसी भी कीमत पर आप अपने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ न करें। याद रखिए दोस्तों कि अगर आप मकान नहीं बनाएंगे तब भी आप किराए पर रह सकते हैं, मगर अगर आपके पास रिटायरमेंट के लिए फ़ंड नहीं होगा तो आप अपना रिटायरमेंट फेज़ नहीं जी सकते। आपके पास कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा साधन ही नहीं है जिससे बिना पैसे के आप रिटायरमेंट फेज़ को निकाल लें। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि रिटायरमेंट का जो ये आपका गोल है, आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और आप इसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे जितनी कि आप अपने करियर को, अपनी जॉब को देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें। इसी तरह के वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक पर मैं आगे भी लेकर के आता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।